हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है उद्देशिका। उद्देशिका के आज हम सेकंड पार्ट को इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा होने के कारण हमने इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। तो आज हम सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 22। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिक के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? करेक्ट हैं। क्योंकि जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा गया है? 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता की बात कही गई है। जैसे ये रही आपके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें जो न्याय लिखा गया है वो 3 प्रकार का है। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल न्याय। नेक्स्ट, इसमें लिखा गया है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विश्वास, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है और वहीं पर 2 प्रकार की समता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता की बात कौन करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये एक बार यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि न्याय कितने प्रकार का है? 3, स्वतंत्रता कितनी? 5 और समता कितने की? 2 प्रकार की समता की बात करता है। जो न्याय की व्यवस्था थी हमने ये रशियन रिवॉल्यूशन अर्थात रूस की क्रांति से ली थी। ठीक है। नेक्स्ट आपसे वही है कि एक तो एक सीक्वेंस आपसे काफी बार पूछा जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? तो हम भारत के लोग से होती है। इसमें कौन सी तारीख लिखी गई है? 26 नवंबर 1949, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। और हमने क्या करा था? इसको उस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित किया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल, इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, अर्थात प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसका जो चार्टर है, चार्टर लिया गया है यूएनओ से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, यूएनओ से। एनके पालकी वाला एक संविधान के विद्वान हुए, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। और जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसको? प्रस्तावना को। जबकि एक विद्वान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान के फादर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने किसको कहा था? आर्टिकल 32 को, कि ये क्या है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात संविधान की आत्मा है। तो इस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। जो 26 जनवरी है उसको हम रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस अर्थात इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। एक है 9 नवंबर। 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। तो ये इतनी सारी बातें आपको संविधान के प्रस्तावना से रिलेटेड याद रखनी है कि भाई संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। आपको बताना है कि कथन ए, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये बात हमने अभी पढ़ी है कि भाई ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसको कौन बताता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है कारण आर, 42वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 में हुआ, इसके द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। ये बात भी बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। क्योंकि 42वें संविधान संशोधन से पहले यहाँ पर क्या लिखा गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। आपको अभी बताया कि इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अन्यथा पहले यहाँ पर क्या लिखा गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यही बात इसने कही है कि यहां पर इससे पहले क्या लिखा गया था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसके स्थान पर ही प्रतिस्थापित किया इसको। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो अभी बताया संविधान की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग यहाँ पर क्या प्रदर्शित करते हैं? सोर्स ऑफ द पावर किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हम भारत के लोगों ने इसको मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो अभी बताया भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत ही हम भारत के लोग यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं नागरिकता। नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक डिफाइन की गई है। हमारे यहाँ पर जो नागरिकता का कंसेप्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन की तरह हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप अर्थात एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि आप देखोगे एक देश पड़ता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप अर्थात दोहरी नागरिकता का कंसेप्ट है। एक वहाँ पर सेंटर की होती है और दूसरी वहाँ पर स्टेट की होती है। जैसे आप भारत में किसी भी राज्य में पैदा हो जाओ तो आपको केवल भारत की नागरिकता मिलती है, आपको यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु इन सब की नागरिकता नहीं मिलती, केवल आपको भारत की नागरिकता मिलती है। जबकि आप अमेरिका में देखोगे, अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है अर्थात दोहरी नागरिकता का। एक वहाँ पर सेंटर की मिलती है और दूसरी वहाँ पर राज्य की मिलती है। दिसंबर 2003 में विदेश में बसे जो भारतीय मूल के लोग हैं यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनको कुछ शर्तों के साथ में दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया था, जिसको ओसीआई ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है यह आया था 1955 में और लास्ट टाइम इसमें जो अमेंडमेंट किया गया वो 2019 में किया गया। अब तक इसमें 6 टाइम यानी कि 6 बार अमेंडमेंट अर्थात संशोधन किया जा चुका है। ये जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ इसमें क्या हुआ? आपने नाम सुना होगा सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 को या फिर इससे पहले आकर भारत में बसा है और वो 3 कंट्री से आकर बसना चाहिए। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 कंट्री से यदि 6 धर्म के लोग, 6 धर्म कौन कौन से? यानी कि नॉन मुस्लिम रिलीजन के, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पर्शियन और ईसाई यानी कि क्रिश्चियन, अगर ये लोग 31 दिसंबर 2014 को या फिर उसके बाद से भारत में आए हैं तो इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये बात इसमें कही गई थी। विवाद इसमें इस बात को लेकर हो रहा था क्योंकि इसमें मुस्लिम्स जो रिलीजन है उसको शामिल नहीं किया गया था। जबकि आप देखोगे जो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, ये तीनों की तीनों इस्लामिक कंट्री है। इस वजह से भारत सरकार ने यह कहा था कि इन लोगों को तो यहां पर कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि वहां पर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनका ही क्या होता था? शोषण होता था। इसलिए भारत सरकार ने इनको शामिल किया था और नॉन मुस्लिम्स को छोड़ दिया था। और हाँ, ध्यान रखना, ये जो 6 बोला है ना मैंने, 6 नहीं, यहां पर 9 कर लेना। इसमें अभी तक 9 बार अमेंडमेंट हो चुका है। ये मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कब कब हुआ है। ये रहा आपके सामने नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें अब तक 8 और लास्ट टाइम कब हुआ? 2019 में, जो कि सीएए वाला आपको बताया। तो कुल मिलाकर 9 बार अमेंडमेंट हो चुका है। भारतीय नागरिकता को हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से त्याग सकते हैं। जैसे 5 प्रकार से किससे? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, प्राकृतिक रूप से और किसी भी एरिया को कैप्चर करके अर्थात अर्जित करके। सपोज कीजिए कि आज के समय पर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो उसके नागरिकों को नागरिकता देनी है या नहीं देनी है, ये बात हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। तो इस प्रकार से हम 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पर 3 प्रकार से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं। देखो, ये रही 3 तरीके जिनके द्वारा नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। जैसे पहला स्वैच्छिक त्याग, दूसरा बर्खास्तगी के द्वारा और तीसरा वंचित करने के द्वारा। 3 तरीके हैं, याद रखना, स्वैच्छिक, बर्खास्तगी और वंचित। क्वेश्चन नंबर 26। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी समष्टिवाद, ऑप्शन सी समाजवाद और ऑप्शन डी अंतःक्रियावाद। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सार्वभौमिकतावाद। सार्वभौमिकतावाद का सिद्धांत किस रूप में जाना जाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। देखो, आपको एक बात याद रखनी है, यूडीएचआर आपने सुना होगा। यूडीएचआर बोले तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानव अधिकारों की घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की थी।
इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आपके सामने ऑप्शन है, भारत में अनेक धर्म हैं, भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ऑप्शन सी, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। ये भारत में धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्षता का मतलब है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, भारत में यूरोप की तरीके की पंथ निरपेक्षता या फिर धर्म निरपेक्षता नहीं है। जैसे यूरोप में राज्य और धार्मिक दोनों के मामले अलग होते हैं, यानी कि राज्य के मामले अलग हैं और धार्मिक मामले बिल्कुल अलग हैं। राज्य ना तो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करता, ऐसे ही जो धार्मिक मामले हैं जैसे कि धार्मिक चीज़ें हैं, अनुयायी है उनके या फिर मठ है, वो राज्य के मामले में इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन भारत में जो पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता, ये इसका कंसेप्ट बिल्कुल यूरोप से अलग है। भारत में जो भारत देश अर्थात राज्य है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, लेकिन ना तो भारत देश किसी भी धर्म का सहयोगी होगा, न किसी भी धर्म का विरोधी होगा। लेकिन यदि आपने कभी भी पब्लिक व्यवस्था यानी कि जो लोक व्यवस्था है, नैतिकता और स्वास्थ्य, इन तीन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, तो राज्य क्या करेगा? आपके धार्मिक मामलों में भी इंटरफेयर करेगा। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर्स को उतार दिया जाता है। किस कारण से? या तो उससे लोक व्यवस्था का हनन हो रहा हो या फिर किसी के स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखो, ये रहा आपके सामने धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, बल्कि वहां पर जो सभी नागरिक हैं उनको अपने धार्मिक विश्वास और मान्यताओं को मानने की पूरी आज़ादी होती है कि वो किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? छूट होती है सभी नागरिकों को। और तीसरी बात आपको याद रखना है कि जो धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष राज्य होता है, उसमें उस व्यक्ति का भी सम्मान किया जाता है जिसका कोई भी विशेष धर्म नहीं होता। आपको पता होगा कि दो शब्द आपने सुनेंगे, आस्तिक और नास्तिक। तो जो व्यक्ति धार्मिक भावनाओं में विश्वास नहीं रखता, तो उस व्यक्ति का भी सम्मान किया जाएगा। कहां पर? सेक्युलर कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट, जो धर्म होता है, धर्म व्यक्ति का एक निजी मामला होता है, तो इसमें राज्य तब तक हस्तक्षेप नहीं करता यदि आपकी यानी कि जब तक आपकी कोई धर्म की मूल अवधारणाएं आपस में टकराव की स्थिति पैदा न कर दें। इसलिए मैंने आपको अभी बताया कि यदि आप लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता, इन तीन चीजों को भंग करते हो तो राज्य इंटरफेयर करेगा आपके धार्मिक मामलों में भी। देखो, आपके सामने 4 क्वेश्चन हैं। इन सभी को चारों को मैंने एक साथ लिख दिया है क्योंकि ये सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो क्या होगा? संप्रभुता तो लिखा हुआ है, लोकतंत्रात्मक भी लिखा हुआ है और पंथ निरपेक्षता भी लिखा हुआ है। तो क्या लिखा नहीं हुआ? संघीय। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संघीय। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? लोक कल्याण। ये शब्द आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलेगा। जबकि आपको पता है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आपको पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। याद करो, जल्दी से रिकॉल करो, क्या कहते हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। तो कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ये रही आपके सामने भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसमें आप देखोगे जो ये स्वतंत्रता है कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। यानी कि यहाँ पर कौन सी स्वतंत्रता देखने को नहीं मिल रही? ऑप्शन डी, आर्थिक स्वतंत्रता हमारे यहाँ पर नहीं मिलती देखने को। नेक्स्ट, नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय। तो सभी को पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। इसमें धार्मिक न्याय आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये रहा देखो न्याय। न्याय कितने प्रकार का? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। जो न्याय की व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली थी?
रशियन रिवॉल्यूशन यानी कि रूस की क्रांति से, ठीक है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं इनको वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, उक्त शब्द 1977 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए। गलत, क्योंकि 1977 के नहीं 1976 में जोड़ा गया था इनको, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट, उक्त शब्द 1985 के संशोधन के द्वारा जोड़े गए। अभी बताया कि भाई ये भी गलत हो जाएगी, ये भी, क्योंकि इसको 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि उक्त शब्दों को, ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है, इनको भारतीय संविधान में 1976 में जोड़ा गया, इसलिए संविधान की प्रस्तावना का अंग है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 के लागू संविधान के भाग नहीं थे, क्योंकि इनको वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। अच्छा, आपको एक बात और बतानी है, 1985 में कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ था? जल्दी से रिकॉल करो, बताओ। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 52nd, और इसके माध्यम से भारतीय संविधान में एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल विरोधी कानून को जोड़ा गया था, जिसके माध्यम से इसके द्वारा क्या हुआ कि कोई भी सांसद अपने कार्यकाल के दौरान दल बदल नहीं कर सकता। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बीजेपी से है और वो अपने कार्यकाल के दौरान दल का परिवर्तन करना चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। यदि वो दल को बदलता है तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आपको ध्यान रखना है कि यदि 2/3 मेंबर्स यानी कि 2/3 मेंबर किसी भी दल के किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको दल का विलय माना जाएगा। क्या माना जाएगा? विलय। ठीक है, कितने सदस्य? 2/3 मेंबर। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि जो निर्दलीय सदस्य है किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। कोई निर्दलीय सदस्य है तो वो किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। और निर्दलीय सदस्य किसी भी दल को समर्थन दे देता है तब भी क्या होगी? उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कोई नॉमिनेटेड मेंबर है। नॉमिनेटेड मेंबर यदि 6 महीने के बाद में किसी भी दल की सदस्यता लेता है तो उसके बाद वो क्या होगा? उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा। 6 महीने से पहले वो ऐसा कर सकता है। एक बात और याद रखनी है, जैसे मैं कह रहा हूं कि एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होगा, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ के द्वारा क्या होगी? उसकी संसद की या फिर विधायक की क्या होगी? सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसका निर्णय कौन लेगा? तो इसका निर्णय लेता है सदन का सदस्य। यदि वो लोकसभा का है तो उसका निर्णय लेगा अध्यक्ष। यदि वो राष्ट्रपति का यदि वो राज्यसभा का मेंबर है तो उसका निर्णय लेगा सभापति। एक बात और याद रखनी है, जैसे ये 2/3 मेंबर्स लिखे हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पर था 1/3 मेंबर। जब इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था तो यहाँ पर 1/3 था, लेकिन इसको 91वां यानी कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 में। इसके द्वारा 1/3 की जगह कितने कर दिए? आज के समय पर 2/3 कर दिए। ये बात ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्देशिका। देखो ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, और यूपी पीसीएस में जब आंसर की आई तो उन्होंने उद्देशिका को ही इसका आंसर माना, यानी कि उद्देशिका संविधान की आत्मा कहलाता है। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा कि इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो इन दोनों के दोनों क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्या है। जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन जो हमारे प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि इसके द्वारा आपके क्या होता है? फंडामेंटल राइट को सिक्योर किया जाता है। फंडामेंटल राइट को सिक्योर अर्थात संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट। आपको पता होगा कि यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और हाई कोर्ट जा सकते हो आप आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों को संरक्षण करने के लिए क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। और रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं।
एक बात और याद रखनी है आपको कि हाई कोर्ट को रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर होती है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के मामले में ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट क्या करता है, फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की पावर रखता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको हमने अपने संविधान में आयरलैंड के संविधान में से लिया है और इनको संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रखा गया है। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखे गए हैं और इनको भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसको अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं। मूल अधिकारों को हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है और सर्वप्रथम जिस देश ने अपने संविधान में मूल अधिकारों को दिया था वो देश था फ्रांस। फ्रांस ने सर्वप्रथम नागरिकों को मूल अधिकार दिए थे। लेकिन आपको पता होगा कि जो संविधान को हम कह रहे हैं कि मैग्ना कार्टा है, अधिकारों का घोषणा पत्र है, 1215 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटेन के एक राजा थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम ने अपने आप नागरिकों को मूल अधिकार दिए थे। लेकिन जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फ्रांस देश ऐसा है जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए थे। अब आपके मन में डाउट होगा कि यार सबसे पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है यूएसए का, तो आपको मैं बता दूं जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है इसका संविधान लिखा गया था 1787 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने उस समय पर मूल अधिकार नहीं दिए थे, मूल अधिकारों को बाद में जोड़ा गया था। जब वहां के बिल ऑफ राइट्स में 10 अमेंडमेंट्स हुए तो उन सभी को 10 अमेंडमेंट्स को इन्होंने अपने यहाँ पर फंडामेंटल राइट के रूप में रख लिया था। लेकिन सबसे पहले प्रोवाइड कराने वाली कंट्री कौन सी थी? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो आपको ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखनी है, रट लेनी है। तो आंसर है के एम मुंशी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अर्थात के एम मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था। याद रखना, जन्म कुंडली मतलब एक तरीके से राजनीतिक जन्म पत्र ही बोला था, जो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। ठीक है, जन्म कुंडली आए या फिर राजनीतिक जन्म पत्री, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इन्होंने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। और ऐसे ही जो जवाहरलाल नेहरू हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। महात्मा गांधी संविधान सभा अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे। और ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर्स थे और इसमें महिलाओं की सदस्य संख्या 15 थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दी थी। आपको पता होगा कि बारदौली सत्याग्रह कब होता? 1928 में। और यहाँ पर जो बारदौली की महिलाएं थी, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, इसलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ इनको हम लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज के रूप में कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये भी अब बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो आपको काफी बार बता चुका हूं कि जो इनरी बेरुबारी यूनियन केस था जो कि 1960 में आया था, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि जो उद्देशिका है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। अर्थात जो हमारे संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बात कही थी इनरे बेरुबारी यूनियन केस में। ये केस आया था 1960 में। लेकिन इस फैसले को माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बदल दिया था और ये केस आया था 1973 में। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। ये केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी और इन्होंने अपना डिसीजन 7/6 के रेशो से सुनाया था। इस केस में पार्लियामेंट को एक पावर दी गई थी। कहा गया था कि आप फंडामेंटल राइट को कम या फिर न्यून कर सकते हो। अर्थात फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की शक्ति केशवानंद भारती के केस में ही दी गई थी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहाँ पर एक कैप लगा दी पार्लियामेंट के ऊपर कि आप फंडामेंटल राइट में तो चेंजिंग कर सकते हो, लेकिन यदि कोई भी चीज बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे का भाग बन जाएगी, आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। यानी कि आप पूरे संविधान के संशोधन कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, हटा सकते हो, लेकिन
यदि कोई चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर या फिर मूलभूत ढांचा या फिर आधारभूत ढांचा इसका भाग बन गई तो आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते। यानी कि आपसे काफ़ी बार ये भी पूछा जाएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट किस केस में डेवलप हुआ था, तो वो था आंसर केशवानंद भारती का केस। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इस केशवानंद भारती के केस में 24, 25, 26, 29 और साथ ही साथ जो गोलकनाथ मामला था इसको चैलेंज किया गया था। इस केस की आपको तारीख भी याद रखनी है, 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती का केस सुनाया था। पहली बात याद रखनी है, 7/6 से डिसीजन दिया। दूसरा, बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट डेवलप किया। तीसरा, फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई। इसमें 24, 25, 26, 29 और गोलकनाथ मामला, इन सभी को चैलेंज किया गया था। जो गोलकनाथ मामला था इसमें देखो 11 जजों की सिटिंग हुई थी, यानी कि इसमें 11 जज बैठे थे। अब इस मामले को चैलेंज करना था, इसलिए पहले से ज़्यादा जजों की संख्या चाहिए थी, इसलिए 11 की जगह 13 जजों को बिठाया गया था। आज तक की जो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ बैठी है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बैठी थी। जब गोलकनाथ मामला आया था वर्ष 1967 ईस्वी में, कब आया था गोलकनाथ मामला? वर्ष 1967 ईस्वी में। उस समय पर जब 11 जजों की सिटिंग हुई थी, ये उस समय की सबसे बड़ी सिटिंग हुई थी। देखो अब बात करते हैं हम गोलकनाथ मामले में, इसको समझ लेते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस वर्ष 1967 ईस्वी में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती, न उसको कम कर सकती। इसका मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट को नहीं है। इसलिए मैंने अभी बताया कि केशवानंद भारती के केस में क्या हुआ, पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी, क्योंकि इसमें गोलकनाथ मामले को भी चैलेंज किया गया था। ये केस आया था 1967 में और केशवानंद भारती का केस आया था 1973 में। देखो आगे लिखा भी है कि गोलकनाथ मामले को जो वर्ष 1967 ईस्वी में आया, साथ ही साथ 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ और 25वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ, इन सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया था। ये 24वां संविधान संशोधन एक बात कहता था कि संसद को मौलिक अधिकारों में कम करने या फिर उनको छीनने की शक्ति है, यानी कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट में चेंजिंग कर सकती है, उसको कम कर सकती है या फिर खत्म कर सकती है। जबकि जब गोलकनाथ मामला आया, इसमें 24वें इसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद किसी भी मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती और ना ही उसको कम कर सकती। नेक्स्ट है 25वां संविधान संशोधन। इसके माध्यम से एक नया अनुच्छेद 31C जोड़ा गया और इसमें दो बातों को शामिल किया गया कि यदि 39B और C जो कि हमारे डीपीएसपी हैं, और डीपीएसपी किस टाइप के, समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों वाले। आपको पता होगा कि डीपीएसपी को 3 जगह पर कैटेगराइज किया गया है, तो 39B और C जो कि समाजवादी निर्देशक सिद्धांत है, अगर इनको लागू करने का प्रयास किया जाए और उसमें अनुच्छेद 14, 19 और 31 इनका उल्लंघन होता है, तो उसको इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा और ना ही इस तरीके की जो नीति होगी उसकी घोषणा होगी उसको अदालत में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है गोलकनाथ मामले से। इसलिए कहा है कि जो केशवानंद भारती का केस था उसमें 24, 25, 26, 29 और गोलकनाथ मामला, इन सभी को चैलेंज किया गया था। जबकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, बेरूबारी, क्योंकि बेरूबारी के केस में ही कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है और केशवानंद भारती के केस में कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का हिस्सा है। देखो ये केशवानंद भारती मामला हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 24, 25, 26, 29 इन सभी को और गोलकनाथ मामले के डिसीजन में चुनौती दी गई थी। इसमें 13 जजेस की सिटिंग हुई थी और उन्होंने अपना निर्णय 7/6 से सुनाया था और इसी में बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट डेवलप किया गया था। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको ये याद रखना है, संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव और कल्याणकारी राज्य, इन सभी को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया था। जैसे कभी कभी पूछा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट किस केस में माना गया, तो SR बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1994 में। ऐसे ही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव 1975 में जब इंदिरा गांधी वाला मामला आया था। एक कल्याणकारी राज्य है, इसके लिए कहाँ पर देखने को मिलेगा आपका आर्टिकल 38 जो हमारा DPSP है। ये भी क्या है, आज के समय पर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। कानून का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 37,
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो आप सभी को पता है कि एक तो बताया था मैंने आपको केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, जो कि 1973 ईस्वी में आया था। उसमें कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है, लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप जो ये 4 ऑप्शंस देख रहे हो, इन चारों ऑप्शन में उस केस का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट केस आपको बताया था कि एक केस आता है एसआर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग है। देखो आपके सामने मैं कुछ केस दिखा रहा हूं, जैसे बेरुबारी संवाद 1960 ईस्वी में आया था। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि जो हमारे संविधान के निर्माता है उनके मस्तिष्क को समझने की कुंजी है कौन? प्रस्तावना, बल्कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब गोलकनाथ मामला आया 1967 में, उस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, यानी कि ड्यूबियस हो, संदिग्ध हो, उसके अगर सही अर्थ को जानना है तो हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट केस आया था 1973 में केशवानंद भारती का केस। इस केस में बेरुबारी संवाद के निर्णय को उलट दिया था और कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब जब प्रस्तावना संविधान का भाग बन गई, संसद संविधान में चेंजिंग कर सकती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद अब संविधान की प्रस्तावना में भी चेंजिंग कर सकती है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग बन गई। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन किया जा सकता है। और आपको पता होगा कि इसके बाद एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ वर्ष 1976 ईस्वी में, और जिसमें हमने 3 नए शब्दों को जोड़ा था। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे का कंसेप्ट भी डेवलप किया था, और इसमें कहा था कि आप प्रस्तावना के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकते। नेक्स्ट केस 1993 में आया, रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद। इस केस में यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो शक्ति का स्रोत नहीं है, क्योंकि जो शक्ति का स्रोत है वो केवल अनुच्छेद ही हो सकते हैं। भले ही प्रस्तावना संविधान का भाग है, जैसे अनुच्छेद है, अनुच्छेद क्या है? संविधान का भाग है। और हमने 1973 के केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग बना दिया, तो जो पावर अनुच्छेद रखते हैं वो पावर प्रस्तावना नहीं रखती, इसलिए कहा गया है कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट एसआर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1994 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। दोबारा से फिर क्लैरिफाई किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। पहले बात किस में कही गई थी? केशवानंद भारती के केस में। तो यहां पर यही बात बताई गई है, एसआर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस। और इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ फॉर्मेट बताए गए कि ये शब्द क्या होंगे, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे, जैसे प्रस्तावना, समाजवादी, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनर्विलोकन। ये सारे के सारे क्या होंगे? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होंगे, अर्थात पार्लियामेंट इनमें चेंजिंग नहीं कर सकती। ये बात भी किसमें बताई? एसआर बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। नेक्स्ट आया एलआईसी का मामला, एलआईसी ऑफ इंडियावाद 1995 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने पुनः व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि किस केस में क्या क्या बातें कही गई थी। स्क्रीनशॉट ले लेना कि किस केस में क्या क्या बातें कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो अभी बताया केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती विवाद कब आया था? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। कहां पर की गई है? तो उनकी व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इन सभी में देखने को मिलेगी। यदि आप संपूर्ण संविधान को नहीं पढ़ना चाहते, केवल आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लोगे तो आपको एक रूपरेखा नजर आ जाएगी कि भारतीय संविधान क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो अभी हमने डिस्कस किया कौन प्रतिबिंबित करता है भाई? ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में पूरे के पूरे संविधान की झलक दिखाई देती है, इमेज बनती है। यदि आप पूरे संविधान को नहीं पढ़ना चाहते, केवल आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भारतीय संविधान क्या कहना चाहता है। और याद रखना, पूरा संविधान तैयार होने के बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बनाया गया था, यानी कि संविधान की प्रस्तावना बाद में बनी और संविधान का निर्माण पहले हुआ। जैसे मैं कहूँ कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो एक तरीके से एक मूवी का ट्रेलर है, यानी कि जैसे किसी भी फिल्म को बनाया जाता है, फिल्म में से बाद में एक ट्रेलर निकाला जाता है,
में आपको ये दिखाई देता है कि पूरी की पूरी मूवी एक क्या कहना चाहती है। तो इसी प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक प्रकार की फिल्म है और जो प्रेम्बल है वो एक प्रकार से ट्रेलर है। तो फिल्म के ट्रेलर को देखकर आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो कि यह फिल्म क्या कहना चाहती है। तो ऐसे ही यदि आप संविधान की प्रस्तावना अर्थात ट्रेलर को देख लोगे तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय संविधान अर्थात फिल्म क्या कहना चाहती है। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो न्याय कितने प्रकार का है भाई, अभी डिस्कस किया था हमने, 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। यही बात 42 में पूछी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था, रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध आपको कहां पर देखने को मिलेगा। आपको पता है कि जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि उद्देशिका यहाँ भी है, यहाँ भी है। मूल अधिकारों में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब बचे ऑप्शन ए व बी। अब मूल अधिकार में है नहीं तो ये नहीं बचा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी में आर्टिकल 39 देखोगे तो आपको वहां पर आर्थिक न्याय से संबंधित बातें देखने को मिलेगी। तो देखो ये रहा आपके सामने आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 हमें क्या बताता है, आर्थिक न्याय की बातें बताता है कुछ, जैसे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से चले जिसमें धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। तो इस प्रकार की बातें हमें कौन बताता है, आर्टिकल 39। तो ध्यान रखना आर्टिकल 39 क्या है, डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और डीपीएसपी कहां पर आते हैं, भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक। डीपीएसपी को कहां से लिया था, आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट को कहां से लिया था, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान की उद्देशिका आपके सामने ऑप्शन है, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट। अभी बताया हमने कि संविधान का भाग है, कब बनी, 1973 में, और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ये बात भी हमने अभी डिस्कस करी, किस केस में, रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993 में, कि प्रस्तावना विधि का स्रोत नहीं है। जिस प्रकार की पावर अनुच्छेद रखते हैं उस प्रकार की पावर प्रस्तावना नहीं रखती। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, संविधान में दिया गया आमुख, आमुख का तात्पर्य यहाँ पर प्रस्तावना से लगाया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अभी प्रस्तावना के ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, न्यायालय में लागू नहीं होता। आप सभी को पता है कि प्रस्तावना न्यायालय में लागू नहीं होती, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण है और उपयोगिता है, बिल्कुल करेक्ट बात है भाई। संविधान की जो प्रस्तावना है वो इंपॉर्टेंट है और उसकी उपयोगिता हम देखते हैं। जहाँ कहीं भी संविधान की स्थिति संदिग्ध होती है, ड्यूबियस होती है, तो हम वहाँ पर प्रस्तावना का सहारा लेते हैं, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 3। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 3 शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करती है। बिल्कुल भाई, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो भारत के स्वरूप को बताती है। जैसे उसमें लिखा गया है कि भारत कैसा होगा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। इस प्रकार की बातें वहां पर लिखी गई है, यानी कि स्टेटमेंट 3 इज द राइट। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 4 संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, यानी कि संविधान का जो कानूनी अर्थ होता है उसमें किस प्रकार से निर्णय लेना है उसमें भी सहायता करता है। ये इससे सेकंड से ही रिलेटेड हो जाती है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम एक ई ऑप्शन अलग से जोड़ देते हैं, इसका मतलब हुआ सभी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सही है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट लिखी गई है, आपको बताने कि इनमें से कौन सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत नहीं है। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो सामाजिक समानता है वो हमारे संविधान में प्रत्ययभूत है, अर्थात संविधान उसकी गारंटी देता है। नेक्स्ट, ऑप्शन बी, देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी।
नहीं भाई, हमारे देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान नहीं थी। आपको पता होगी कि हमारे यहाँ पर बड़ी ऊंच नीच जातीय व्यवस्था वगैरह थी, जिस कारण से अंग्रेज लोग भी हमारे ऊपर क्या करते थे, अत्याचार करते थे, धार्मिक भावनाओं पर भेद विभेद करते थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्यभूत है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब आप आर्टिकल 14 से लेकर 18 पढ़ोगे तो वो हमें क्या देता है, राइट टू इक्वालिटी, अर्थात समानता की बात करता है, यानी कि हमें गारंटी देता है इक्वालिटी की। तो स्टेटमेंट सी इज द राइट आंसर। तो ये था इस वीडियो का एंड। हमने यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को डिस्कस किया। इसी तरीके से आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत की शासन व्यवस्था और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से बनते जाएंगे उन सभी को हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GSRA।